Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Mohammad Usaid Rehan and you are watching Study with Usaid. लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या थे और हमने वो पूरा टॉपिक समराइज किया, उसका एक रिव्यू लेक्चर रिकॉर्ड किया। आज हम देखेंगे कि पीएमसी का यूनिट नंबर 4 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट नंबर 4, फर्स्ट ईयर का भी यूनिट नंबर 4 है पीटीबी के अंदर। और अगर आप फेडरल देखेंगे तो उधर यूनिट नंबर 1 है। नाम है जी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बेसिकली स्टूडेंट्स, वी नो फ्रॉम मैट्रिक दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड वी हैव आल्सो स्टडीड इट्स ऑर्गेनल्स। आज हमने ना इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सेल की जो ऑर्गेनल्स है उसको दूसरे बोर्ड वालों ने या एम कैट का जो सिलेबस है उसमें हमने कैसे करना है एमसीक्यूज के तौर पे। तो आपने पहली बात तो आपने ना जो एमसीक्यूज हुआ वो बुक की लाइन ही होगी या इंफॉर्मेशन कंटेनिंग होगा, इसलिए आपने पूरा ध्यान रखना है। सबसे पहले तो वो आपसे पूछ सकता है कि सेल के बेसिक कंपोनेंट्स कौन से हैं। सेल के बेसिक कंपोनेंट्स डियर स्टूडेंट्स 3 हैं। The first one is plasma membrane, the second one is cytoplasm, and the third one is nucleus. Plasma membrane is basically found in all the cells. It is also called cell membrane. Cytoplasm is a liquid material which contain organelles. And the third one is nucleus, which is also known as the brain or the center of the cell. तो ये कहते हैं ये 3 चीजें हर सेल के अंदर पाई जाएंगी, ये बेसिक कंपोनेंट है हर सेल के। मतलब ये 3 चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी उसको ही हम सेल कहेंगे। अगर इन तीनों में से एक भी चीज मिस होती है तो वो सेल नहीं कहलाएगा। सो दीज 3 आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। देन वी हैव टू स्टडी व्हाट इज सेल वॉल। वी हैव टू स्टार्ट विद व्हाट इज सेल वॉल। Cell wall, dear students, is basically the outermost boundary in plant cells, fungal cells, and in bacterial cells, in archaeobacterial cells, but not in animal cells. Animal cells के अंदर cell wall नाम की कोई चीज नहीं है। साइंसदान कहते हैं ये इसलिए है क्योंकि एनिमल्स चलते फिरते हैं लोकोमोटरिंग एक्शन के अंदर, इसलिए इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि सेल वॉल जो आपकी मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करती है। अच्छा जी, ये तो होगी रीजन कि एनिमल के अंदर सेल वॉल क्यों नहीं होती, क्योंकि बिकॉज एनिमल्स आर लोकोमोटरी इन फंक्शन। अगली बात आपने देखनी है कि सेल वॉल सबसे पहले आउटर मोस्ट है, नॉन लिविंग है। ये लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग है। इसको रिमूव कर देंगे सेल फिर भी जिंदा रहेगा। इसको डैमेज करने से सेल को कुछ भी नहीं होना। नेक्स्ट वन इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। एनिमल के अंदर सेल वॉल नाम की कोई चीज नहीं, रीजन मैंने आपको बता दिया। अगली बात, सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म इज बेसिकली द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज आल्सो नोन एज प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल। तो जो सेल वॉल है वो सिक्रेट कौन करता है? प्रोटोप्लाज्म। सेल का साइटोप्लाज्म सेल वॉल सिक्रेट करता है, उसको बनाता है। ये पोरस होती है नेचर के अंदर, यानी कि सेल वॉल के अंदर पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, जिसके जरिए फ्रीली परमिएबल मूवमेंट होती है। ये हर मटेरियल को अपने अंदर आने देगा, ये ही रोकता किसी को आने से। ये एक फ्री गेट वे है, जो मर्जी आई जाए, जो मर्जी जाई जाए। इसलिए यहां पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, बिकॉज इट इज पोरस इन नेचर एंड फ्रीली परमिएबल। नेक्स्ट वन, प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल, बच्चों सेल वॉल के अंदर ना, सेल वॉल बेसिकली कई तरह के मटेरियल से बनी होती है, मगर एक मटेरियल ऐसा होता है जो उसका स्ट्रेंथनिंग मटेरियल कंसीडर किया जाता है। और प्लांट्स के अंदर जो स्ट्रेंथनिंग मटेरियल है या जो मटेरियल सेल वॉल के अंदर, प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा वो होगा सेलुलोज। और फंजाई के अंदर जो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा वो होगा काइटन। थर्ड वन, बैक्टीरिया के अंदर जो ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा उसको हम कहेंगे पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन इज आल्सो नोन एज म्यूरिन। पेप्टाइडोग्लाइकन आल्सो नोन एज म्यूरिन। अच्छा, और जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ना, इट इज समटाइम्स, बाद औकात इसको एक ही लार्ज मॉलिक्यूल के तौर पे कंसीडर किया जाता है,
और इसको हम सैक्यूलस का नाम देते हैं। पीटीबी चैप्टर नंबर 4 लास्ट पेज के ऊपर जहां पे डिफरेंशिएशन लिखी है उसने बैक्टीरियल और यूकैरियोटिक सेल में, उसमें उसने बताया कि पेप्टाइडोग्लाइकन इज समटाइम कंसीडर्ड एज अ लार्ज मॉलिक्यूल एंड इट इज आल्सो नोन एज सैक्यूलस। तो पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन स्ट्रेंथनिंग मटेरियल है बैक्टीरिया की सेल वॉल का। आर के बैक्टीरिया के अंदर ना, आर के बैक्टीरिया के अंदर कोई पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता, मगर आर के बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पॉलीसैकेराइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की बनी होती है। किसकी किसकी? पॉलीसैकेराइड की और ग्लाइकोप्रोटीन। बच्चों बेसिकली अगर आप देखें इसको तो ये भी पॉलीसैकेराइड है, ये भी पॉलीसैकेराइड है, ये भी पॉलीसैकेराइड है। और बात रही इसकी, ये वो है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल और पॉलीसैकेराइड साथ, यानी कि पॉलीसैकेराइड्स, ज्यादातर पॉलीसैकेराइड से सेल वॉल बनती है, जो हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में भी पढ़े। अच्छा, स्ट्रक्चर की बात हो ना तो सेल वॉल की 3 किस्म की दीवारें होती हैं, 3 किस्म की सेल वॉल होती हैं, आप एक तरह से कहें प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडल लैमिना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल को अगर वो पूछे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू वॉल, यू हैव टू से प्राइमरी वॉल इज द ट्रू वॉल। प्राइमरी वॉल डेवलप्स इन अ न्यूली ग्रोइंग सेल। जब एक सेल न्यू हो या यंग हो या इमेच्योर हो तो उसके अंदर सबसे पहले जो वॉल बनेगी वो प्राइमरी सेल वॉल होगी। अगली बात, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स अरेंज इन क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस क्या होता है जी? क्रिस क्रॉस अगर आपने चारपाई देखी हो, चारपाई अगर आपने देखी हो तो उसमें जो रस्सियां होती हैं वो तकरीबन ऐसे 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 ऐसे, इस चीज को हम क्रिस क्रॉस कहते हैं। सेलुलोज के जो माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं ना वो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। क्यों? बिकॉज दे हैड टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द सेल। अगर चारपाई को देखें उसमें जब ऐसे अरेंजमेंट लेके आए तो चारपाई सख्त हो जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है उसमें। सेल का भी सेम हिसाब है, जब क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट हो तो सेल भी स्ट्रेंथन हो जाता है, मजबूत हो जाता है। इट आल्सो हैव पैक्टिन एंड हेमिसेलुलोज। सेलुलोज तो इसका मेन कंपोनेंट है प्राइमरी सेल वॉल का, इसके साथ साथ पैक्टिन भी होता है इसके अंदर और हेमिसेलुलोज भी होता है। पैक्टिन बेसिकली 200 ग्लैक्टोरोनिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है। येलो बॉक्स के अंदर फेडरल ने लिखा है कि 200 ग्लैक्टोरोनिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है जिसको हम पैक्टिन कहते हैं। अगली बात है मिडल लैमिना। बच्चों अगर तो वो आपसे पूछे कि दो न्यूली ग्रोइंग सेल्स के दरमियान कौन सी वॉल सबसे पहले बनेगी, देन यू हैव टू से मिडल लैमिना। मिडल लैमिना वो वॉल है जो दो सेल्स के दरमियान सबसे पहले बनेगी। मिडल लैमिना इज फर्स्ट टू बी फॉर्म बिटवीन टू सेल्स। दो सेल्स के दरमियान सबसे पहले बनेगी। स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम एंड पैक्टिन। इसके अंदर स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम सॉल्ट्स, कैल्शियम सॉल्ट्स और पैक्टिन होता है जो कि उसको स्टिकीनेस प्रोवाइड करते हैं, चिपचिपी सी नेचर प्रोवाइड करते हैं। द थर्ड वन इज एक्ट एज सीमेंट। बच्चों डेली लाइफ के अंदर आपने सीमेंट को देखा कि वो जोड़ने का काम करता है, मिडल लैमिना भी यही चीज है, ये दो सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, स्टिकीनेस प्रोवाइड करता है, सीमेंट के तौर पे एक्ट करता है और दोनों को जोड़ के रखता है। सो मिडल लैमिना इज फर्स्ट टू बी फॉर्म बिटवीन टू न्यूली ग्रोइंग सेल्स। द थर्ड वॉल इज सेकेंडरी वॉल। व्हाट इज सेकेंडरी सेल वॉल? सेकेंडरी सेल वॉल आती है उन सेल्स के अंदर जो ओल्ड हो जाती हैं, जिन्होंने फर्दर ग्रो नहीं करना होता, उनकी सिर्फ थिकनेस बढ़नी होती है। अच्छा, इसकी जो सेकेंडरी सेल वॉल की जो लेंथ होगी ना वो वेरिएबल होगी, यानी कि सेल टू सेल वेरी करती होगी। पहली बात है कि ये प्राइमरी वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में होती है, यानी कि सबसे पहले दो सेल के दरमियान मिडल लैमिना, उसके बाद प्राइमरी वॉल, उसके बाद सेकेंडरी वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्राइमरी वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में होती है सेकेंडरी वॉल। अगली बात है फॉर्म्ड इन फुली ग्रोन सेल। जिस सेल ने फर्दर ग्रो ना करना हो सिर्फ उसके अंदर फॉर्म होगी, सिर्फ उसके अंदर फॉर्म होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ लिग्निन होता है जो ग्रोथ को स्टक कर देता है, ग्रोथ को रोक देता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ लिग्निन, जब ये लिग्निन आ जाता है, एक तो ये स्ट्रेंथन कर देता है उस सेल को, स्ट्रेंथन कर देता है, दूसरी बात उसकी फर्दर ग्रोथ को रोक देता है। इसलिए ये सिर्फ उन सेल्स के अंदर होती है जिनके अंदर हमें सपोर्ट की जरूरत होती है और जिनकी फर्दर ग्रोथ नहीं होनी होती।
तीसरी बात है जी कि ये किस किस चीज की बनी होती है, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, सिलिका, लिग्निन, पेक्टिन, यानी कि मैग्नीशियम सॉल्ट्स वगैरह होंगे, सिलिका होगा बीच में, लिग्निन और पेक्टिन। लिग्निन बहुत ज्यादा पाया जाता है, लिग्निन की अमाउंट वेरी करती है। अगर तो वो कोई बाढ़ का सेल है, यानी कि कोई दरख्त का, बड़े सारे दरख्त का छिलके का सेल है, तो उसके अंदर लिग्निन की अमाउंट बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसने स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है, सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है उधर। तो लिग्निन की अमाउंट डिफर करती है सेल टू सेल। और यंग सेल्स जो होंगे, इमेच्योर लीफ सेल्स जो होंगे, उनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्रो करना होता है, जिस सेल ने भी ग्रो करना हो उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होगी। आखिरी बात, इट गिव्स रिजिडनेस टू द सेल, ये सेल को सख्ती या रिजिडनेस प्रोवाइड करता है। द नेक्स्ट वन इज फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शंस क्या हैं? बच्चों, सेल वॉल का जो पहला फंक्शन है वो ये है कि इट गिव्स डेफिनेट शेप, कि ये एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। एनिमल सेल को आप देखेंगे एक सर्कल टाइप सा होगा, पर प्लांट सेल की एक डेफिनेट शेप होती है, तकरीबन एक स्क्वायर टाइप शेप होती है प्लांट सेल की। इट गिव्स डेफिनेट शेप एंड प्रिवेंट ऑस्मोटिक लाइसिस, ये पानी को बाहर नहीं निकलने देता सेल से, यानी कि अगर तो पानी बाहर निकल जाए सेल से तो सेल मर जाता है, श्रिंकेज हो जाती है, मगर ये प्रिवेंट करता है ऑस्मोटिक लाइसिस को, पानी को बाहर निकलने नहीं देता ऑस्मोसिस के थ्रू। अच्छा, नेक्स्ट बात है जी, ये प्रोटेक्ट करता है इनर पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल के अंदर वाले ऑर्गेनल्स को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, साइटोप्लाज्म को, विच आर वेरी सेंसिटिव, एंड सेल वॉल प्रोटेक्ट दीज पार्ट्स ऑफ द सेल, इनर पार्ट्स ऑफ द सेल। इट इज फ्रीली परमिएबल, ये किसी को भी रोकेगा नहीं, सारों को जाने देगा, ये बात आपने याद रखनी। द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ अ सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज आल्सो नोन एज बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल, वी हैव स्टडीड। अगली बात क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये क्या काम करती है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहली बात, ये बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, यानी कि जो हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द एक बाउंड्री है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अगली बात, इसकी थिकनेस फेडरल की बुक में लिखी है 7 नैनोमीटर थिक होती है। ये कितने नैनोमीटर? 7 नैनोमीटर। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ना, वो एक तरह का एसिमेट्रिकल होता है। मैं इधर लिख देता हूं, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या है? मतलब कोई सिमेट्री नहीं होती, इन्ना मोज़ेक मैनर भी कह सकते हैं, यानी कि बेतरतीब सा स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन कभी इस जगह पे धंसा होगा, कभी उस जगह पे धंसा होगा, कभी इस जगह पे धंसा होगा, बेतरतीबी होती है, इसको इसलिए एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अगली बात, प्रोटीन जब हमने पढ़े, मैंने आपको एक बात कही कि प्रोटीन का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? स्ट्रक्चरल रोल इन अ सेल, ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है सेल के अंदर। वो कैसे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 60 to 80% प्रोटीन्स होती है, यानी कि ह्यूज अमाउंट, सबसे ज्यादा अमाउंट प्रोटीन्स की होती है, इसलिए प्रोटीन स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है एक सेल के अंदर। अगली बात, 20 to 40% इसमें लिपिड्स होंगे, एंड द लास्ट वन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो प्रेजेंट, और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होंगे, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में। बच्चों, बेसिकली व्हेन वी स्टडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, there are basically two models of plasma membrane. One is known as unit membrane model, which is the old one, and the other one is fluid mosaic mono, which is the most accepted model of plasma membrane. So first of all, we have to study what is unit membrane model. Unit membrane model was represented by David Robertson in 1959. David Robertson ने 1959 में इसको रिप्रेजेंट किया या कहने डिस्कवर किया। ये एमसीक्यूज आ सकता है। अगली बात बताता हूं कि ये मॉडल था क्या। जब मैंने फॉस्फोलिपिड्स पढ़ाए लास्ट लेक्चर में, उसमें मैंने आपको बताया ये जो चीज है ना, ये फॉस्फोलिपिड का हेड है, और ये जो टेल्स है ना, टेल्स, ये फैटी एसिड की बनी होती है। अगर ये फैटी एसिड की बनी होती है, मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है ना, टेल्स वाला जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर हेटिंग है। और ये वाला जो पोर्शन है ना बच्चों, जो बाहर की तरफ है, प्रोटीन और हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। बेसिकली यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये कहता है कि लिपिड बालेट जो मेम्ब्रेन है ना,
इट इज सैंडविच्ड, सैंडविच की तरह है बिटवीन आउटर एंड इनर लेयर ऑफ प्रोटीन्स। ये आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन है, ये इनर लेयर ऑफ प्रोटीन है, ये जो ब्लैक में मैंने बनाए हैं। और लिपिड का लेयर जो है ये इसके दरमियान धंसी हुई है। लिपिड का लेयर, लिपिड की दो लेयर्स, फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स इसके दरमियान धंसी हुई है। बच्चों फॉर एग्जांपल आप इसको अगर देखें तो ये एक बर्गर भी लग रहा है या सैंडविच लग रहा है। कैसे? ये दो ब्रेड होगी और दरमियान में आपने जो मटेरियल लगाया है, जिंगर लगाया है या पैटी लगाई है कोई, तो ये एक सैंडविच या बर्गर की मानंद भी लग रहा है, इसलिए इसको कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। सैंडविच टाइप मॉडल भी होता है ये। अच्छा, तो ये रही फॉस्फोलिपिड्स और ये आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन्स। मगर ऐसा कुछ भी नहीं था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। लेटर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई तो पता चल गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर एक्चुअली है क्या। अच्छा, तो ये मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं था और इसको रिजेक्ट कर दिया गया, जो कि कहता था कि लिपिड बाय लेयर सैंडविच की फॉर्म में होगी बिटवीन आउटर एंड इनर लेयर ऑफ प्रोटीन्स। The next model and the second one and the most accepted one was fluid mosaic model. Fluid mosaic model क्या कहता है? मोज़ेक का मतलब होता है बेतरतीबा, जिसकी कोई तरतीब ना हो, एसिमेट्रिकल, कोई सिमेट्री ना हो, कोई सीक्वेंस ना हो, बेतरतीब मॉडल हो एक। तो बेतरतीब का मतलब क्या है? किसके लिए ये लफ्ज बेतरतीब यूज किया गया है? ये बेतरतीब का लफ्ज यूज किया गया है प्रोटीन के लिए, क्योंकि प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर इन मोज़ेक मैनर पाए जाते हैं, यानी कि एक बेतरतीब अंदाज में प्रोटीन्स पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो बच्चों सिंजर और निकलसन दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल रिप्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि ये जो प्रोटीन की लेयर है ना, इट इज नॉट आइदर, ये ना तो कंटिन्यूस है, इट इज नॉट कंटिन्यूस और इट इज नॉट कन्फाइंड टू द सरफेस। ना ये कंटिन्यूस है जैसे यूनिट मेम्ब्रेन ने कहा था, और ना ही ये सरफेस में पाई जाती है, ये सरफेस में भी नहीं पाई जाती। तो अगला सवाल, ये फिर पाई कहां जाती है? उन्होंने कहा ये मेम्ब्रेन के अंदर धंसी होगी इन मोज़ेक मैनर, एक बेतरतीब अंदाज में। अच्छा, तो आप अगर इस स्ट्रक्चर को देखें, ये प्रोटीन है जो कि फॉस्फोलिपिड के अंदर धंसी हुई है, उसके अंदर मौजूद है इन मोज़ेक मैनर, बेतरतीब अंदाज के अंदर फॉस्फोलिपिड के अंदर धंसी हुई है। आप ये इधर देख सकते हैं। अगली बात यह है कि जो इंबेडेड प्रोटीन है ना, ये वाली प्रोटीन्स, इट एक्ट एज अ गेटवे, ये गेटवे भी के तौर पे भी काम करती हैं। फॉर एग्जांपल ये चैनल प्रोटीन्स होती हैं। चैनल प्रोटीन्स का मतलब है जब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करानी हो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन तो फिर ये मदद करती हैं। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, तो ये चैनल प्रोटीन के तौर पे भी एक्ट करती हैं। इस सेल मेम्ब्रेन को अगर आप गौर से देखें तो फॉस्फोलिपिड्स के अंदर मैंने एक ब्लैक सा एक मॉलिक्यूल बनाया है। बच्चों ये क्या है? ये है कोलेस्ट्रॉल, विच इज आल्सो नोन एज स्टीरोल। ये कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये स्टेबलाइज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और अगर आप ऊपर की जानिब देखें तो ये फॉस्फोलिपिड के साथ ये जो मैंने लिपिड का मॉलिक्यूल लगाया हुआ है, फॉस्फोलिपिड के साथ ये जो मैंने मॉलिक्यूल लगाया हुआ है ब्लैक कलर में, ये कोई लिपिड नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट्स है। फॉस्फोलिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स लगाए हैं और ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बन गया, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स। और अगर आप इधर देखें तो प्रोटीन के साथ भी मैंने बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और ये भी इधर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ये वाले और प्रोटीन ये वाले, ये मिल गए तो ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, दीज बोथ आर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, और इनका फंक्शन क्या है? दे एक्ट एज सेल सरफेस मार्कर्स, दे हेल्प इन रिकॉग्निशन, ये सेल को एक पहचान प्रोवाइड करते हैं, रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करते हैं सेल को। इनको सेल सरफेस मार्कर्स भी कहा जाता है। तो जो फॉस्फोलिपिड है, ये जो मैंने बनाया हेड और टेल वाले, जो अंदर की जानिब धंसे हुए हैं, जो हाइड्रोफोबिक है, इसको क्या कहते हैं? इसका काम क्या है? फॉस्फोलिपिड का काम होता है लिपिड बाय लेयर की मेम्ब्रेन बनाना। ये जो लिपिड बाय लेयर की मेम्ब्रेन है, ये बनाना फॉस्फोलिपिड का काम है। अच्छा बच्चों, ये तो हो गया सेल मेम्ब्रेन के मॉडल के बारे में। अगली चीज है फंक्शन क्या करती है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का जो पहला फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली सिलेक्टिवली परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन।
यानी कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को जाने देगी और कुछ मॉलिक्यूल्स को रिस्ट्रिक्ट कर देगी। मतलब कि सेल वॉल में हमने पढ़ा कि वो किसी को भी नहीं रोकेगी, सारों को जाने देगी, पर सेल मेम्ब्रेन में ऐसा कुछ नहीं है। ये सारों को जाने नहीं देगी, ये कुछ को जाने देगी, कुछ को रोक लेगी। किन किन को जाने देगी? क्योंकि बेसिकली ये फास्फोलिपिड होती है जो बाइलेयर मेम्ब्रेन है। तो यानी कि लिपिड्स जो है, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस या जितने भी लिपिड्स हैं या स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं, कैन इजीली क्रॉस इट, सेल मेम्ब्रेन को इजीली पास कर सकते हैं या क्रॉस कर सकते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स मतलब कि गैस हो या वाटर के मॉलिक्यूल्स हो या कोई भी गैस हो, वो भी इजीली पास कर जाती है सेल मेम्ब्रेन से। मगर तीसरे तरह के आयंस, आयंस बीइंग चार्ज पार्टिकल्स हैव डिफिकल्टी इन क्रॉसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आयंस क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स हैं इसलिए उनको डिफिकल्टी होती है, वो नहीं क्रॉस कर सकते प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अगली बात यह है जी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर कॉन्स्टेंटली एंटर कर रहे होते हैं और लीव कर रहे होते हैं। किस मेथड के जरिए? डिफ्यूजन के जरिए या पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपको पता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन आल्सो नोन एज डाउनहिल मूवमेंट, और इसके लिए कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। मगर वो कहता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ पार्टिकल्स सेल के अंदर एंटर होते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ एटीपी, एंड इट इज आल्सो नोन एज अपहिल मूवमेंट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये मैंने लिखा पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन कौन सी पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप इस्तेमाल होती है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में या सेल मेम्ब्रेन में एंटर होने में या इसको छोड़ने में? पहली टाइप है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के जरिए भी कुछ मॉलिक्यूल्स आते हैं, यानी कि फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऐसे डिफ्यूजन जिसको कोई चीज फैसिलिटेट करे, जिसको कोई करियर प्रोटीन फैसिलिटेट करे, कोई प्रोटीन उसको अंदर लेके आए मॉलिक्यूल को, उसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। और एंड पे है ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसलिए यहां पे ऑस्मोसिस भी होती है। ऑस्मोसिस आगे दो तरह की है, एंडोस्मोसिस अगर सेल के अंदर वाटर एंटर हो, और एक्सोस्मोसिस अगर सेल से बाहर वाटर जाए। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट की 3 टाइप्स हैं, इनके अंदर एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होती। फिर एनर्जी कहां रिक्वायर्ड होती है? एटीपी आर बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पहली है जी कैरियर मीडिएटेड, जो कैरियर की मदद से ट्रांसपोर्ट हो। इसमें भी प्रोटीन चैनल्स या कैरियर्स की मदद से ट्रांसपोर्ट होगी, मगर एटीपी रिक्वायर होंगे। इसकी एक एग्जांपल है जी एडिनाइलेट साइक्लेज, एक एंजाइम है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर धंसा होता है, जो एटीपी को सीएएमपी के अंदर कन्वर्ट कर देता है, एडिनाइलेट साइक्लेज। और उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, जिनमें स्टीरॉयडल रिसेप्टर्स भी होते हैं जो कि स्टीरॉयड हार्मोन्स को रिसीव करते हैं। दूसरी चीज है जी कि एक्सोसाइटोसिस, यानी कि जब सेल ने कोई चीज एक्सक्रीट करनी होती है, निकालनी होती है सेल से बाहर, तो वो एक्सोसाइटोसिस का सहारा लेता है। एक्सोसाइटोसिस की मदद से सेल को या बल्क जो स्टोर होता है, वेस्ट स्टोर होता है बल्क अमाउंट में, उसको एक्सक्रीट करने के लिए एक्सोसाइटोसिस अपनाती है। इसमें भी एनर्जी लगती है। लास्ट वन इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में 2 तरह की है, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस होता है जी टेकिंग ऑफ लिक्विड मटेरियल, टेकिंग ऑफ लिक्विड मटेरियल, एंड ऑन द अदर हैंड फैगोसाइटोसिस मींस टेकिंग ऑफ या इनटेक ऑफ सॉलिड मटेरियल। तो इस तरीके से भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स एंटर होते हैं, या वेस्ट एंटर होगा या कोई यूजेबल चीज एंटर होगी। अच्छा, तो इन तीनों तरीकों के अंदर एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं। अगला फंक्शन क्या है जी सेल मेम्ब्रेन का? सेल मेम्ब्रेन कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स भी करती है, यानी कि फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं रेज करके आपको बताऊं, जो एक्सॉन होता है ना बच्चों हमारे पास, एक्सॉन 17 चैप्टर सेकंड ईयर, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है ना उसको हम कहते हैं एक्सोलीमा। एक्सोलीमा एंड एक्सोलीमा हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स एंड द मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर्स। मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सार्कोलीमा। सार्कोलीमा सार्कोलीमा आल्सो हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो एक काम ये भी हो गया सेल मेम्ब्रेन का कि कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। कहां? एक्सॉन की मेम्ब्रेन एक्सोलीमा, वो भी कंडक्ट करती है नर्व इंपल्स को,
और मसल की जो मेम्ब्रेन है सार्कोलीमा वो भी कंडक्ट करती है नर्व इंपल्स को। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल पढ़े। नेक्स्ट टाइम हम साइटोप्लाज्म से कंटिन्यू करेंगे। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।